हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो कल टॉपिक किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हमने किया था कल टीसी, एसी और एमसी भी कर लिया था। इसके अलावा टीसी किन दो चीजों से मिलकर बनता है हमने वो भी किया था। आज हम रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ संबंध की जो लागत की अलग अलग धारणाएं हैं उनके बीच में आपस में कैसा संबंध पाया जाता है। रिलेशनशिप्स बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीबीसी। टीसी का मतलब क्या होता है? टीसी का मतलब होता है कुल लागत। एक निश्चित समय में हम किसी वस्तु की जितनी इकाइयां बनाते हैं उसको बनाने में जो हमारा खर्च आया है, सारे खर्च को आप जोड़ दो तो वो हमारी क्या बन जाती है? कुल लागत बन जाती है। जैसे कि मैं कोई पेन बनाती हूँ, कोई डस्टर बनाती हूँ, या कोई भी चीज, किसी भी वस्तु की एक इकाई ले लो, उसको बनाने में 5 रुपए खर्च होते हैं। तो क्योंकि ये एक वस्तु की लागत है और एक वस्तु की जो लागत है उसको हमेशा एसी बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट है। अब मैंने निश्चित समय की मैं बात कर रही हूँ, किसी टाइम पीरियड में मैंने क्या किया, 10 पेन बना दिए और 10 पेन मेरे कितने के बने? 50 रुपए के। तो ये जो 50 है, ये पूरी की पूरी जो मैंने एक निश्चित समय में 10 इकाइयां बनाई थी उन सभी की लागत है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टीसी। और जो हमारी टीसी थी वो हमारी 2 चीजों से बनी थी, टीएफसी प्लस टीबीसी। यहां तक हमने कर लिया था। आज इसी को हम इनके रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन मतलब इनके बीच में संबंध कैसा है। टीसी का संबंध तो ये हो गया कि टीएफसी और टीबीसी से मिलकर बनती है। अब मुझे टीएफसी निकालनी है। टीएफसी को मैं इधर ही रख लेती हूँ, टीसी मेरा इधर है ही है। अब जो चीज मुझे इसको इधर लेकर आना है, हमेशा याद रखना है कि जो ये बराबर इक्वल टू का साइन होता है, इसमें बड़ा जादू होता है। ये जो इसको पार करके जाता है ना, वो बदल जाता है। अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है, अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है, अगर वो भाग का है तो गुना का हो जाएगा, गुना का है तो भाग का हो जाएगा। तो मुझे अब इस टीवीसी को बराबर से इधर लेकर जाना है। ये इस इक्वल टू के साइन को क्रॉस करेगा तो ये बदल जाएगा। यहाँ पर ये किस चीज का है? प्लस का। तो अभी किसके हो जाएगा? माइनस का। तो टीएफसी और टीसी के बीच में क्या संबंध है कि ये टीसी में से अगर आप टीवीसी को घटाओगे, माइनस करोगे, तो आपका टीएफसी निकल जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बंधी लागतें, कुल बंधी लागतें। अब अगर मुझे यहाँ पर टीवीसी निकालना है तो मैं टीवीसी को इधर रख लेती हूँ, टीएफसी मेरा इधर जाएगा, टीसी इधर मेरा पहले है ही है, तो ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? फिर से वो चमत्कार काम करेगा, क्रॉस के इधर कूद रहा है ये, तो किसका हो जाएगा? माइनस का, टीएफसी। अब ये टीएफसी, एफसी क्या है, ये वीसी क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बड़ी डीपली आपको समझाया था। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं है या जो बच्चे आज ही वीडियो को देखने लगे हैं, तो वो बच्चे इससे पहले पार्ट 1 की जो है वीडियो हमने बनाई थी उसको देखें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। फिर भी छोटा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एफसी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, बंधी लागतें। बंधी लागतें वो है चाहे उत्पादन आप करो या ना करो, वो लागतें आपकी लगेंगी ही लगेंगी। उसके बाद आता है वीसी, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। नाम से पता लग रहा है परिवर्तनशील, बदलती रहती है। तो अगर आपका उत्पादन 0 है तो ये लागतें 0 होंगी, अगर आपका उत्पादन आप ज्यादा करोगे तो ये लागतें बढ़ जाएंगी, अगर आप उत्पादन को कम रखोगे तो ये लागतें हमारी कम हो जाएंगी। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन हमने एक फॉर्मूले के साथ बता दिया। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी। कल हमने इसके डायग्राम भी कर लिए थे, लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ ये भी कहा था कि बच्चे जो हैं, कईयों को थोड़ा सा रहता है कि हमें टेबल के साथ भी डायग्राम बनानी है। बेटा अगर आप कोई भी डायग्राम बनाते हो, कोई भी ग्राफ बनाते हो, वो आपका जो आप रिलेशन की बात कर रहे हो वो आपका सही होना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिलेशन आपस में अगर करेक्ट हो तो जो आप चीज बना रहे हो वो भी आपकी करेक्ट ही होगी। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो टेबल आप अपनी खुद से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये है कि जो बुक में टेबल है, एक बार आपको कई बच्चों की क्वेरीज आई है कि हमें उसी टेबल को समझाया जाए और उसी टेबल के साथ हम बनाएं, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारी बात आती है यहाँ पर। अब सी है लागत। लागत मतलब कॉस्ट। कॉस्ट किसकी? किसी वस्तु को बनाने की, उत्पादन की। उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो
तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, आउटपुट। अब आउटपुट में क्या करती हूँ, शुरुआत में मैं कुछ भी उत्पादित नहीं करती, कुछ भी मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 0, और फिर मैं 1 2 3 4 5 6, 0 से 6 तक की इकाइयां मैं लेती हूँ। आपकी मर्जी है, आप 0 से 6 तक की ले सकते हो, आप काउंटिंग को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, अब हमारी आती है TFC। जो TFC है वो क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये कैसी है, कैसी होती है ये होती है बंधी। बंधी मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब जो आपने एक बार ले ली वो आप हमेशा वही रखोगे, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, कोई भी काउंटिंग आप ले सकते हो। फिर वही से फिर से आ गई, बच्चों की क्वेरीज थी कि बुक में जो टेबल है उसी के अनुसार हम करें एक बार। तो वहां पर 10 है हमारे पास, तो हर बार ये 10 ही रहेगी। हर बार के लिए 10 क्यों रही है, क्योंकि ये स्थिर होती है, ये फिक्स होती है, बार बार बदलती नहीं है। उत्पादन अगर आपका 0 था, ये तब भी 10 थी। आपका उत्पादन बढ़ के 6 हो गया, ये तब भी 10 ही रहती है। उसके बाद हमारे पास आता है TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागतें। ये लागत क्या है, अगर उत्पादन 0 है, यहां से देखना स्टार्ट करो तो ये 0 होगी, क्योंकि कुछ उत्पादित ही नहीं किया तो लागत ही नहीं लगेगी। उसके बाद जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से जब ये बढ़ता रहा तो ये लागतें भी हमारी बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो आप टेबल को सीधा 3 4 5 6 7 8 भी ले सकते हो, लेकिन बुक वाली ही ले लेते हैं, दोबारा से फिर वही बात आ जाती है। हाँ जी, 10 18 24 28 32 और 38। देखो हर बार में जब ये उत्पादन 0 था तो ये कितनी थी, 0। फिर उत्पादन बढ़ गया, 1 हो गया तो ये 10 हो गई, फिर 2 हुआ तो 18, 3 हुआ तो 24। तो जैसे जैसे उत्पादन हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो कैसी होती रहेंगी, वो भी साथ के साथ बढ़ती रहेंगी। अब हमारी आती है TC। TC के लिए आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है TC क्या है। TC इज द समेशन ऑफ TFC प्लस TVC। हाँ जी, TFC प्लस TVC। अब हमारी शुरुआत में TFC कितनी थी, 10, और प्लस TVC कितनी है, 0, तो कितनी हो गई, हमारी हो गई 10। फिर ये 10 है और ये भी 10 है, तो क्या हो गई, 20। फिर 10 और ये 18, तो ये कितनी हो गई, 28। 10 प्लस 24 क्या हो गई, 34। फिर 10 प्लस 28 क्या हो गई, 38। 10 प्लस 32 क्या हो गई, 42। फिर 10 प्लस 38 हमारे पास क्या हो गई, 48। तो हमारी TC भी जो है जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयां बढ़ती हैं उसके साथ साथ वही लागत भी तो बढ़ेगी। अगर आप वस्तुओं की कम इकाइयां बनाओगे तो कुल लागत भी आपकी कम आएगी। अगर आप वस्तुओं की ज्यादा इकाइयां बनाओगे तो आपकी जो कौन सी लागत है, कुल लागत है, वो भी बढ़ेगी, TVC भी बढ़ेगी। लेकिन TFC को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, ये तो इतनी ही रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, अब हम डायग्राम बनाते हैं, TC का बनाते हैं, क्योंकि उसमें TFC भी आएगी TVC भी आएगी। सेम टेबल के साथ आपको पहले TFC का डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको TVC का बनाना है, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को इकट्ठा करके आपको TC का डायग्राम बनाना है। यहाँ पर मैं आपको TC का ही बना के दिखाऊंगी टेबल के हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले बना दिया, फिर वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है तो वो भी दिक्कत की बात रहती है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्स एक्सिस लेनी है और वाई एक्सिस लेनी है। पहला नियम, एक्स एक्सिस लो और वाई एक्सिस लो। दूसरा नियम, नाम रखो, क्योंकि बिना नाम के साथ तो कैसे बुलाओगे भाई इनको। अब नाम रखना नहीं है इनका नाम जो आप टॉपिक कर रहे हो उसी में से निकालना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 99.9% बच्चे जो करते हैं गलतियां, डायग्राम उनका बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, ये नाम बदल देते हैं, ये नाम, बड़ी कंफ्यूजन रहती है उनको क्या नाम। अब इतने सारे डायग्राम होते हैं पूरी बुक में, हमारे पास लेंथी सिलेबस भी रहता है, डायग्राम में हम बहुत सारे करते हैं,
तो याद नहीं रहता उनको कहाँ क्या लेना है, तो क्वांटिटी पता नहीं क्या, कई बार प्राइस ले लेते हैं, कई बार कुछ ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखनी है, हम जो चीज कर रहे हैं ना वहीं से नाम निकालो, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। कैसे? हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉस्ट की, मतलब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है टीसी। टीसी मतलब टीसी क्या होता है? टीसी हमारा होता है टोटल कॉस्ट। कॉस्ट किसकी? उत्पादन की। उत्पादन क्या? आउटपुट। तो हमने यहां पर क्या लेना है? आउटपुट। वाई एक्सिस पर हम वो चीज लेते हैं जो हम बनाना चाहेंगे, जो हमें बना के दिखाना है। तो हमें बनाना है ये क्या? टीसी। अब टीसी के साथ साथ कौन बनेगा? टीएफसी और टीवीसी। क्लियर है सबको? जो हम यहां पर लिखते हैं अंदर बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ना तो अकेला ये बनेगा ना तो ये। इन दोनों के आपस में जो इनका रिलेशन है वो रिलेशन अंदर शो होता है। लेकिन हमेशा याद रखना है अंदर जो चीज हम बनाएंगे, कब बनाएंगे, उनका भी कुछ नाम होगा और वो नाम हमेशा वो होगा जो हमारा वाई एक्सिस पे होता है। अब थोड़ा सा जो डायग्राम है उनको समझ के तो करना ही है। कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड में ना किसी चीज की छवि छप जाती है, वो चीज हमें किसी चीज से अगर हम उसको इंटरलिंक कर देते हैं, किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हम भूलते नहीं है कभी भी, और वो फटाक से हमारे दिमाग में आ जाती है। तो उसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ कि मान लो आपके पास जो टीसी है वो क्या है? बच्चा है। अब बच्चे का एफसी क्या है? पापा। एफसी क्या है? पापा। और जो टीवीसी क्या है? वो है मम्मी। का डायग्राम भी बनाए थे विदाउट टेबल के, और इसके साथ भी टेबल भी आएगा आपके पास। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो टीएफसी है वो एफसी स्थिर होती है, और जो चीज स्थिर है वाई एक्सिस पे वो इसके समानांतर बनेगी। तो हमारी इस टाइप से बनी थी ना, टेबल के साथ भी आपकी ऐसी ही बनेगी। अभी मैं टेबल के साथ भी बनाऊंगी आपकी, तो ऐसी बनेगी। तो फादर कैसा है? सीधा, सीधा भोला सा, शरीफ आदमी, सीधा भोला। हाँ जी। फिर आता है टीवीसी। टीवीसी हमारी कैसे बनी थी? ओ बिंदु से स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी अभी डायग्राम में करेंगे। वो हमारी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी थी। तो टीवीसी क्या है? मम्मी है। और वही मम्मी तो कैसी होती है? अगर पापा शरीफ है तो क्या हुआ? पापा मम्मी थोड़ा सा चालाक हो गए, वो कॉम्बिनेशन को थोड़ा ठीक कर देती हैं। तो मम्मी कैसी है? लहराती हुई चल रही है। पापा सीधे बोले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शरीफ बनता है भाई, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हाँ जी। अब टीसी में क्या होगा? पापा के गुण भी होंगे, तो वो थोड़ा सीधे भी होंगे, सीधा भी होगा। और जो टीवीसी है, मम्मी है, जो चतुर चालाक है, थोड़ी लहराती हुई है, थोड़ी सी अदाएं नजाकत भी है उनमें, तो वो थोड़ी सी नजाकत अदाएं वो भी आएंगी। तो दोनों के गुण इसमें आएंगे। तो वो गुण कैसे आएंगे? डायग्राम से करते हैं। हाँ जी। हमने आउटपुट की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर आउटपुट हमारे कितने हैं? 6 तक है। ये 0 तो है ही है। ये क्या बन गया हमारा? 0। इसको वैसे हम 0 में काउंट करते हैं, पर ये ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिलते हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। तो वहां पर हमारे जो आउटपुट है वो 6 तक की इकाइयां हैं। तो हमने यहाँ पर 6 तक काउंट कर लिया, मार्क कर लिया। 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो गैप है इनके बीच में, ये गैप आपका इक्वल होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टीसी। अब बेटा टीसी किससे बनेगी? टीएफसी और टीवीसी, मतलब दोनों ये भी बनानी पड़ेगी। टीएफसी ये रही 10 तक की है। टीवीसी में सबसे हाईएस्ट कौन है? 38 है। टीसी में सबसे हाईएस्ट कौन है? 48 है। तो मतलब 48 तक की काउंटिंग तो हमें चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपके पास स्पेस कम है तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा ले लो, अगर स्पेस ज्यादा है आपके पास तो डिफरेंस को कम करके ले लो। पर वो जो डिजिट आप लोगे, जो नंबरिंग आप लोगे, उनके बीच में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। कैसे? अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने 10-10 का डिफरेंस ले लिया। 10, फिर 20, 30, 40 और 50। ठीक है। आप यहाँ पर 5-5 का भी ले सकते हो। 5, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये इक्वल लेना। मेरे पास यहाँ ब्लैंक स्पेस है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। आपके पास जो आंसर शीट होती है या आपकी कॉपी जो होती है उसमें लाइनिंग होती है, लाइनिंग पे पॉइंट टू पॉइंट आपके बिल्कुल एक्यूरेट स्पेस पे लिए जाते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डायग्राम बनाने के लिए किसी तरह का स्केल
या पेंसिल का यूज मत करो, पेन का यूज करो। पेंसिल का भी अगर आप करते हो तो फ्री हैंड के साथ ही यूज करो। फ्री हैंड का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक बार जहां पर आपने रखा हाथ से ही बनाना है, जो कुछ डबलिंग नहीं होनी चाहिए लाइन में, कहीं भी लाइन जो है वो डबल नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट पर उठाया और अपना लाइन खींची या कर्व बनाया और दूसरे पॉइंट तक आप उसको ले गए। हाँ जी, अब हम बनाते हैं सबसे पहले TFC। भाई जिस टाइम पे आउटपुट 0 था, यहाँ पर 0 किसका? आउटपुट किस पे है? एक्स एक्सिस पे है, तो इसकी बारी में तो ये 0 हो गया। तो TFC कितनी है? 10 है। फिर 1 था तो भी 10, 2 है तो भी 10, 3 है तो भी 10, 4 है तो भी 10, हर बार में 10 है, फिक्स है। तो आपने हर बार के लिए डॉट लगाना है। और ये क्या बनता है? स्थिर बनता है, TFC। हमेशा याद रखना है, जो चीज y एक्सिस पे है अगर वो स्थिर है तो वो x एक्सिस के समानांतर बनेगी। अगर कोई चीज x एक्सिस पे है और वो फिक्स है तो वो हमेशा y एक्सिस के समानांतर बनेगी। अब TVC की बात करते हैं। आउटपुट अगर 0 है तो हमारी TVC भी 0 है। TVC इस लाइन के ऊपर है, आउटपुट इस लाइन के ऊपर है, तो दोनों ही 0 है, तो यहां से स्टार्ट हो गया। क्लियर है? क्यों स्टार्ट हुआ? TVC पता है वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है। अगर उत्पादन नहीं करोगे तो क्या होगा? वो कॉस्ट भी 0 आएगी। अब मुझे ये पेन बनाना है भाई, इस पेन को बनाने के लिए मुझे जो भी कच्चा माल लगेगा, जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे, अगर मैं ये पेन बनाऊंगी तभी तो वो कच्चा माल यूज करूंगी, तभी तो उसकी लागत लगेगी। अब अगर मैं ये पेन ही नहीं बनाऊंगी तो कच्चा माल भी नहीं लगेगा, और कच्चा माल नहीं लगेगा तो कॉस्ट भी नहीं है भाई, तो वो वेरिएबल कॉस्ट। अगर ऐसे ऐसे मैं 10 पेन बनाऊंगी तो माल ज्यादा लगेगा। कौन सा? जो इसमें मटेरियल यूज होता है, जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो इसमें लेबर यूज होती है। अब अगर मैं ये 20 बनाऊंगी तो और ज्यादा लगेगा, 2 बनाऊंगी तो कम लगेगा, नहीं बनाऊंगी तो कुछ भी नहीं लगेगा। इसीलिए वो 0 से स्टार्ट होती है। आउटपुट 0, उत्पादन 0, तो TVC भी 0। उसके बाद आउटपुट बढ़ के 1 हो गया तो TVC कितनी हो गई? 10 हो गई। ये 1 है तो यहाँ पर 10। उसकी बार में ये 2 है तो उसके बाद ये कितना हो गया? 18। 2 की बारी में ये हो गया 18। थोड़ा सा यहां बना लो क्योंकि 20 से थोड़ा नीचे रहेगा। 3 की बारी में कितना बना? 24। 3 की बारी में हमारा बना 24, तो ये 3 है और 24 हमारा बना यहां पर, क्योंकि बिल्कुल इसके बीच में क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा, तो थोड़ा सा उससे नीचे ही रखना। उसके बाद 4 की बारी में हमारे पास कितना बना? 28। ये हमारा 4 है और ये हमारा बन गया 28। इससे ऊपर बनना चाहिए पर 30 से नीचे। हाँ जी। उसके बाद फिर बनेगा 6 की बारी में है हमारे, ये 7 तक जाएगा बेटा। ये 6 की बारी में कितना है? 32। 6 ये रहा और 30 से यहां पर आ जाएगा हमारा 32। हाँ जी। फिर हमारे पास आगे 6 तक की डिजिट थी हमारे पास, तो इनको मिला दो। जहां जो पॉइंट मिलाते हैं, जहां जो पॉइंट आ रहा है उसको वहीं मिलाना है। आपने कोशिश नहीं करनी कि वो जो शेप बन रही है या फिर जो डायग्राम आपका बन रहा है उसको एज इट इज आप बनाओगे, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। आपका जो आप सिस्टमैटिक ढंग से कर रहे हो वो सिस्टम आपका सही होना चाहिए। शेप जहां मर्जी जाए। हमारे सामने कई बार बच्चे कैसे आते हैं, डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है, टेबल बिल्कुल सही बनाई है, शेप भी उनकी सही बन रही है। हमने ये, एक तो हमारी ये ड्राइंग नहीं है कि मुझे यहाँ पर चित्र बना के दिखाने हैं, ये डायग्राम में कॉम्बिनेशन के साथ बनेंगे, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल जाता है। तो बच्चा क्या करेगा, उसने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया लेकिन उसने सामने वाले की कॉपी देख ली और वहां पर उसने शेप को थोड़ा सा अलग तरीके से बना रखा है। हो सकता है उसने कॉम्बिनेशन या 5 का डिफरेंस लिया हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब कई बार क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर 18 लिया था, 18 लिया था, तो 18 कोई बच्चा थोड़ा यहाँ, क्योंकि अब ये डिफरेंस है, अब मैंने एक एक करके वो डंडे तो लगा नहीं रखे, है ना। तो थोड़ा सा अगर इससे थोड़ा सा 0.1% भी ऊपर नीचे हो गया तो शेप में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। तो उसको देख के वो काटा मार देता है, मेरा तो गलत है, उसकी तो शेप ऐसी है। तो अपनी शेप को सामने वाले को देख के ठीक नहीं करना, आपका ये सारा सिस्टम के हिसाब से सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। TVC बन गया। अब ये बन गई, देखो पापा कैसे थे, सीधे सीधे बेचारे, सीधे बोले। मम्मी कैसी है, चतुर चालाक लहराती हुई। तो ये मम्मी भी बन गई। अब बनेगा बच्चा, तो बच्चे में क्या आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, TFC भी, और क्या आना चाहिए, TVC, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना। हाँ जी। तो अब बनाते हैं हम TC। अब हमारे पास क्या था, जब आपको TFC का डायग्राम बनाने को दिया जाए तो सिर्फ आपने इतना बनाना है,
टीवीसी का बोला जाए तो ये नहीं बनाना, सिर्फ ये लाइन बनानी है। क्लियर है? अब टीसी का बनाओगे तो सारा इकट्ठा हो गया। क्लियर है सब बच्चों को? गलती तो नहीं होगी? हाँ जी। अब टीसी के लिए आउटपुट कितना था? 0। आउटपुट ये है तो इस लाइन के लिए तो क्या आ गया? 0। लेकिन जो टीसी था वो कितना है? 10। तो यहां पर है 0 और टीसी इस लाइन के ऊपर है तो 10 यहां से स्टार्ट होगा। याद रखना इस बात को। टीसी यहां से क्यों स्टार्ट हुआ? देखो अभी बताया ये बच्चा है और इसमें मम्मी पापा दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो यहां पर पापा भी आ गए और टीसी तो इससे टीवीसी नीचे से है ना, टीवीसी, तो इसमें यहां तक टीवीसी भी इंक्लूड हो गया बीच में। क्लियर है सब बच्चों को? ये थोड़ा ध्यान से करना। तो हमारा यहां पर कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद जब 1 था तो टीसी बन गया 20। ये 1 है तो टीसी बन गया 20 बन गया। उसके बाद जब ये 3 हुआ तो टीसी मेरा बन गया 2 हुआ सॉरी, तो टीसी बन गया 28। ये 2 है तो टीसी मेरा बन गया 28। हाँ जी। उसके बाद है फिर 3 आया तो टीसी मेरा कितना बन गया? 34। 3 आया तो टीसी मेरा बन गया 34। उसके बाद जब ये 4 आया तो 4 के टाइम में टीसी कितना था? 38 था। 38 बन गया 4 के टाइम में। 38 हमारा बनेगा कुछ यहां पर 38। उसके बाद 5 की बारी में कितना आया? 42। 5 की बारी में कितना आया भाई? 42। अब 5 यहां पर है पोजीशन और हमारी जो 42 है वो बन गई कुछ यहां पर। ठीक है। उसके बाद 6 आया तो 6 की बारी में कितना बन गया? 48। 6 की बारी में हमारा कितना बन गया? 48। तो ये हमारा 6 है और 48 बन गया 50 से नीचे पर यहां। क्लियर है? सारे पॉइंट्स को मैंने कैसे लगाया? कॉम्बिनेशन के साथ। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये आया यहां पर मिलाते हुए जाओ, मिलाते हुए जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया हमारा टीसी। क्लियर है सभी बच्चों को? अब ये देखो भाई, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाओ या ना बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। टीएफसी प्लस टीवीसी, टीसी क्या बन गया? टीएफसी प्लस टीवीसी बन गया। ये दोनों के दोनों जो हैं वो समानांतर बनेंगे। अब इसमें सीधे वाला गुण भी है क्योंकि टीएफसी भी इसमें इंक्लूड है और ये मम्मी की तरह ज्यादा बन गया लहराता हुआ। होप सो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ जी। एक बच्चे की क्वेरीज मेरे को ध्यान आई है अभी। क्वेरीज थी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या चीजें शामिल होती हैं? वेरिएबल कॉस्ट बेटा परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तनशील लागतें वो होती हैं जो उत्पादन कम है तो कम होंगी, ज्यादा है तो ज्यादा होंगी। अगर उत्पादन आपका 0 है तो ये 0 भी होंगी, ऐसा ही होगा। हाँ जी। लेकिन इसमें हम क्या काउंट करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने क्या किया, मुझे ये डस्टर बनाना था। इस डस्टर के लिए मैंने क्या कर दिया, अपना सेटअप लगा दिया, अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली, अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोल ली, आप फर्म कह सकते हो। मैंने वहां पर उत्पादन करना, इसको बनाना मतलब उत्पादन करना का काम शुरू कर दिया। अब इसको बनाने के लिए मटेरियल भी लगेगा, कच्चा माल भी लगेगा, मशीनों से भी बनेगा, है ना। और मशीनों को अब ज्यादा क्वांटिटी उत्पादन मैं कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो एक ही डस्टर बना के मैंने रखना है, तो मैं ज्यादा उत्पादन करूंगी तो ज्यादा के लिए मुझे क्या, श्रमिकों की भी जरूरत होगी, लेबर क्लास की भी जरूरत होगी। तो लेबर को तो मैं क्या दूंगी, मजदूरी दे दूंगी। हाँ जी। अब मैंने पूंजी भी लगानी है, वो मशीनें जो मैंने लाके रखी है, वो जो मैंने सेटअप लगाया है, या मैंने जगह अपनी खरीदी है या तो मैंने किराए पे ली है, उसके लिए वो सब कुछ, तो वो पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे। जिस टाइम हम उत्पादन करने के बारे में सोचते हैं ना, खर्चा उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बना दिया एक डस्टर, तो इसमें मटेरियल भी एक का ही लगेगा, मजदूरी भी उतनी लगेगी जितनी जरूरत थी, मशीनें भी उतनी चलेंगी। मैंने इसका उत्पादन कर दिया बंद। चलो मजदूर को तो मैं हटा दूंगी, मजदूर तो मेरा लगानी, तो मैंने पेमेंट करनी है। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, मटेरियल लगाया ही नहीं, तो मटेरियल मुझे खरीदना ही नहीं, और खरीदना नहीं है तो कॉस्ट ही नहीं है। अब अगर मैं ये 10 बनाऊंगी तो 10 बनाने के लिए मटेरियल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा के लिए कॉस्ट ज्यादा, कम बनाना है तो कम लगेगा। अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो ना मेरी मजदूरी लगेगी, ना मेरी मशीनरी लगेगी, ना मेरी जगह लगेगी, और ना मेरा मटेरियल लगेगा।
क्लियर है? अगर उत्पादन करना है तो साधन लगेंगे, और साधन अगर आपके यहां पर वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हो, उत्पादन 0 है तो ये भी 0 होंगी, अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होंगी, अगर उत्पादन आपका कम होगा तो ये आपकी कम रहेंगी। क्लियर है सुमन? ओके बेटा। बेटा आपको एक कोशिश और करनी है सभी बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं, जिस टाइम पे टीचर समझाते हैं तो वो देख लेते हैं डायग्राम, तो उनको लगता है कि हमें आ गया, और बहुत अच्छी बात है, समझ भी आ जाता है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो बहुत वाइड हो जाता है, डायग्राम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जिस टाइम पे वो डायग्राम सारे इकट्ठे होते हैं, आप लोग क्या करते हो, देख लिया और समझ आ गया, अरे माइंड में छप गया, लेकिन जब बनाने की बात आती है ना तो सारा माइंड में मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं लगता कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं, कौन सी शेप बनेगी, कौन सा बनेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जिस टाइम आपको डायग्राम बनाया जाए, कोशिश करो कि आप साथ के साथ अपना पेन कॉपी साथ रखो, साथ के साथ लाइनिंग खींचो, साथ के साथ बनाओ। अगर ऐसा नहीं है तो टॉपिक क्लियर होने के बाद आप उसको बना के जरूर देखो। जब तक आप हैंड से प्रैक्टिस नहीं, एक बार भी हाथ से निकल गया ना और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ट्रस्ट में आप कभी नहीं भूलोगे, वो हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं ना किसी बुक की ना किसी और चीज की। लेकिन नहीं बनाओगे तो चाहे आपके पास सामने बुक भी पड़ी हो तो भी आपके माइंड में ये रहेगा पहले कौन सी लाइन खींचनी है, क्योंकि कई डायग्राम्स में बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं। क्लियर है? हाँ जी, टीसी का हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एसी। अब यहाँ पर जो एसी है वो एसी वो नहीं है जो हम घर में लगाते हैं कूलिंग के लिए। ये एसी क्या है? ये एसी है हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज मतलब औसत लागत, औसत मतलब प्रति इकाई खर्च, लागत मतलब खर्च, औसत मतलब प्रति इकाई। मतलब किसी वस्तु की आप एक यूनिट बनाते हो, एक पेन बनाते हो, एक बुक बनाते हो, एक चप्पल जोड़े का बनाते हो, एक यूनिफॉर्म बनाते हो, एक शर्ट बनाते हो, कोई भी चीज जिसकी आप एक यूनिट बनाते हो, एक इकाई बनाते हो, उसको बनाने में जो खर्च आता है वो आपका एवरेज कॉस्ट आया था। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपका एक पेन है उसको बनाने में 5 रुपए लगते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पेन की बात करी है तो ये मेरा क्या बन गया? एसी बन गया। क्लियर है? अब इसको हम क्लियर कैसे करेंगे? अब अगर मैं बात करूं यहां पर इसके कर्व की, तो सबसे पहले इसका अर्थ बताएंगे, वही अभी फिर से आ गया। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु की प्रति इकाई को उत्पादित करने में जो खर्च आता है वो हमारी एवरेज कॉस्ट कहलाती है, उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। अब बनाएंगे इसका डायग्राम। दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ, किसी तरह की कोई टेबल की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायग्राम आपको सही बनाना आना चाहिए, तो वो सारी आपकी चीजें क्लियर कर लेता है। अगर आप टेबल बना दोगे उसके अनुसार आपको डायग्राम गलत बन गया, आपका टेबल आपको सही याद नहीं हुई, तो वो सारा डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। तो टेबल खुद से बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो खुद से बनेगी वो। हाँ जी। अब जो एसी जितने भी एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज के बारे में हम बात करते हैं ना, एवरेज एसी कर्व सारे के सारे, क्योंकि अब जैसे जो हमारा टीसी था उसमें भी 2 चीजें थी भाई, मम्मी पापा उसके भी थे, ये भी तो मम्मी पापा वाला होगा, ये कौन सा बिना मम्मी पापा के आ गया, है ना? तो ये क्या था? टीएफसी और टीवीसी। मतलब जो एफसी है वीसी है वो तो सी के साथ चलेगा ही चलेगा। कॉस्ट जो है वो 2 तरह की है, एक तो एफसी फिक्स्ड कॉस्ट और एक वीसी वेरिएबल कॉस्ट, है ना? अब अगर टोटल है तो आगे टी लग गया, इसके भी टी लग गया। अगर एवरेज है तो आगे ए लग गया, इसके भी ए लग गया। अगर मार्जिनल की बात कर रहे हैं तो इसके भी आगे एम लग गया और इनके भी आगे एम लग गया। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो एसी है वो भी 2 चीजों से मिलकर बना है, एएफसी और एबीसी। लेकिन इसके मम्मी पापा डिफरेंट नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। दोनों या तो बहुत चलाक है या तो बहुत सीधे हैं दोनों, है ना? अब जो हमारा एसी है हमेशा याद रखना है, एसी कर्व चाहे वो एएफसी हो चाहे वो एबीसी हो, हमेशा यू आकार के होते हैं। किस आकार के? यू। अब बच्चे इस यू को बनाने में भी गलती करेंगे। कोई तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कोना निकाल लेगा, ये चूंच नहीं निकालनी भाई। कोई इसको चौरस बना के, लड़कियां बनाएंगी भाई डिजाइन, है ना? क्योंकि लड़कियों की आदत होती है हर चीज को संवार देती है, वो मेकअप कर देती है उनका, तो मेकअप नहीं करना भाई, सिंपल सा यू बनाना है बेटा। तो हम जो किस आकार के होते हैं? यू आकार के। अब यू आकार के क्यों होते हैं वो कारण मैं आपको बता देती हूँ क्यों होते हैं। मैंने क्या किया, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिया, एक्स एक्सिस लिया और
वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस पर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उत्पादन की है बात, और उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। यहां मुझे बनाना है एसी। एसी मैंने बिना सोचे समझे, मैंने कोई टेबल यूज नहीं की, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया और कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यू आकार का बना दिया। सही बनाओ, एसी नाम लिख दिया, एसी बन गया। दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूं, पॉइंट लगा के इसको जचाना नहीं है, कहीं पॉइंट्स को मिलाते फिर गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अब ये यू आकार का होने का कारण क्या है, तो इस एसी के ऊपर जो जगह आपकी फेवरेट है वहां पर आप कोई भी 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी पॉइंट आप क्लियर करना चाहते हो सामने वाले को, उतने पॉइंट ले लो। मैंने क्या करा, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, नाम रख दिया जो आपका फेवरेट अल्फाबेट है, तो ए नाम रख दिया। ज्यादा मैं पॉइंट नहीं लेती, एक मैंने यहां पर ले लिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी रख दिया, एक मैंने यहां पर ले लिया, डी रख दिया। अब फिर बच्चे क्या करेंगे, कहीं फिंगर से इसको मापना शुरू कर दो कि मैडम ने तो ना 1-2 इंच नीचे या ऊपर लिया था तो हम भी नहीं। बेटा जो स्पेस आपका फेवरेट होगा जहां भी, अब मैंने 4 लिया, आप 3 ले लो, या आप पॉइंट ना भी लो, लेना ही नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। आप सामने वाले को समझाना चाहते हो तो आप पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना लोगे तो भी चल जाएगा। तो 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जितने आपकी मर्जी आती है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को एक बार तो मिला दिया एक्स एक्सिस के साथ। अब आउटपुट है, आउटपुट को हम उत्पादन हमेशा मापते हैं मात्रा में, क्वांटिटी, तो इसीलिए इसको क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से बताते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा आउटपुट को ओ से क्यों नहीं बताया, अरे आउटपुट का मतलब होता है मात्रा, उत्पादन किसी न किसी मात्रा में होता है, कोई किलोग्राम में होता है, कोई लीटर में होता है, कोई मीटर में होता है, कोई सेंटीमीटर में होता है, तो हम उसको क्वांटिटी मापते हैं, मात्रा, ठीक है। मात्रा होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी शुरू होता है क्यू से, इसीलिए क्यू लिया। क्लियर है। अब मैंने फिर इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिला दिया, सॉरी वाई एक्सिस से मिला दिया। अब यहाँ पर क्या है, कोस्ट है, तो इसका नाम मैंने सी रख दिया, क्योंकि कोस्ट तो सी से स्टार्ट होती है। क्लियर है। अब ये क्या बना, ये डब्बा मैंने क्या बना दिया, देखो ये हमें बताता है कि ए पॉइंट के ऊपर मेरा उत्पादन ओ क्यू था, और इस ओ क्यू उत्पादन को बनाने के लिए मेरा खर्च कितना लगा, ओसी। कितना खर्च लगा, ओसी लगा। कितना उत्पादन बनाने के लिए, इतना, इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, मैं चाहती हूं अपने उत्पादन को बढ़ाना, तो मैंने बी पॉइंट ले लिया, तो मैंने बी पॉइंट को भी सेम किससे मिलाया, एक्स एक्सिस से मिला दिया, और इधर मैंने किससे मिला दिया, वाई एक्सिस से मिला दिया। अब बच्चों ने नाम क्या रखेंगे, QRS ऐसे मत रखना नाम, ठीक है ना। ये जो एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, इनका बड़ा अच्छा तगड़ा फंडा होता है। क्या फंडा होता है, ये इनके नाम, ये वो जो पुराने टाइम में इतिहास या हमने जो SS में पढ़ा था ना, कि जो राजा होते थे पुराने टाइम में, वो अपने नाम ऐसे रखते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लुई पहला, लुई दूसरा, लुई तीसरा, लुई 16वां, पढ़ा था ना हमने। तो ये भी अपने नाम ऐसे ही रखता है। कहते हैं वो जो हमारी बुजुर्गें होती है ना, वो भी चल जाती हैं, वो बेचारी कंफ्यूज हो जाते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या क्या नाम रखे हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या नाम रखा, क्यू। अगला बच्चा आया, उसका नाम क्या रख दिया, Q1। इसके बाद जो आएगा Q2, Q3, Q4, Q5 चलते रहेंगे। क्लियर है। इसी तरह से ये भी, अब ये कौन सा पीछे है तो सेमी कैटेगरी के, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया, C1। क्लियर है। अब यहाँ पर क्यू से उत्पादन आगे की तरफ, मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो उत्पादन बढ़ गया, बढ़ा है। पर कॉस्ट क्या कहती है, कॉस्ट पहले इतनी थी, इतने उत्पादन के लिए तो कॉस्ट इतनी थी, जब उत्पादन इतना हो गया तो कॉस्ट इतनी होगी, मतलब यहां से कम हुई है, कम हुई है कि नहीं, क्योंकि उत्पादन तो यहां से यहां इतना बढ़ गया, पर लागत तो ऊपर से C1 नीचे आ गई, यहां से नीचे आ गई, तो ये लागत इतनी कम हो गई। उसके बाद फिर मैं C पॉइंट के ऊपर चलती हूँ, C पॉइंट को भी मैंने सेम कर दिया, इसके साथ मिला दिया, फिर वही आ गया कि बुजुर्गों को दिक्कत होती है नाम लेने में, तो नाम क्या कर दिया, Q2 कर दिया। अब मैंने क्या किया, देखो उत्पादन मेरा फिर बढ़ा दिया, क्योंकि आगे की तरफ जो चीज जाएगी वो बढ़ेगी, पीछे की तरफ जो चीज आएगी वो घटेगी, ऊपर जो चीज जाएगी वो बढ़ेगी, नीचे की तरफ जो चीज आएगी वो घटेगी। अब मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, तो मैंने इसको भी तो मिलाना था, लेकिन ये तो इसी लाइन पे आ गई। इतने उत्पादन के लिए भी लागत इतनी थी, इतने उत्पादन के लिए भी लागत इतनी थी,
मतलब इससे इस पॉइंट के ऊपर, ये एरिया है, ये एरिया इन दोनों के बीच का एरिया, यहां पर जो कोस्ट है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, मतलब फिक्स है। चाहे आप उत्पादन को बढ़ा रहे हो तो भी आपकी लागत उतनी ही है, लागत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? फिर मैं यहां से जाती हूं इस पॉइंट के ऊपर, आप यहां भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा था कहीं भी पॉइंट ले लो। इस पॉइंट को भी मैंने एक बार इससे मिला दिया तो क्या उतरी, अब आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो उत्पादन बढ़ा है भाई, बढ़ गया ना, क्लियर है ना सबको। फिर मैंने इसको मिला दिया इसके साथ, ठीक है। अब ये भी क्या आ गया, C3। तो पहले देखो कॉस्ट इतनी थी ना इसके बारे में, Q2 के बारे में, तो अब क्या होगी, अब इतनी होगी, ऊपर की तरफ चलेगी, तो अब क्या हो गया, लागत बढ़ गई। क्या हुआ है, लागत बढ़ गई। अब ये यू आकार क्या कहता है कि शुरुआत में जब आप उत्पादन को बढ़ाते हो तो आपकी लागत कम होती जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप उत्पादन बढ़ा दो तो भी आपकी लागत उतनी लगेगी। शुरुआत में अगर आप एक पेन लगाते हो, एक पेन बनाते हो तो आपकी लागत कुछ और होगी, पर अगर पेन को बनाना बढ़ाओगे, इस मार्कर को बनाना, इसका उत्पादन को बढ़ाओगे तो आपकी लागत कम आएगी, क्योंकि मशीन ने तो वही यूज करनी है ना। पूंजी भी जो आप यूज कर रहे थे वही है, मटेरियल ही एक्स्ट्रा आना है थोड़ा सा, और वो भी क्योंकि जब यूनिट कम बनाते हैं तो मटेरियल जो है वेस्ट होता है ज्यादा, लेकिन जब ज्यादा चीजें बनानी हो जाए ना तो फिर हम सारे मटेरियल को बड़ी सावधानी पूर्वक यूज करते हैं। आप जैसे वो गन्ने की मशीन, गन्ने का जूस निकलते हुए देखा है ना कभी, तो अगर उसके पास शुरुआत में जब वो गन्ने का जूस निकालता है ना, तो देखना कभी वो उस गन्ने को निकाल लेगा और ज्यादा देर तक उसके साथ वो नहीं करता, बस जूस निकाला 2-3 बार उसके अंदर डाला और छोड़ दिया। लेकिन जब वो लास्ट में घर जाने वाला होता है, शाम के टाइम पे या जैसे भी वो घर जाता है, तो वो देखता है कि उसके पास 1-2 गन्ने पड़े हैं और कस्टमर उसके पास ज्यादा आ गए, तो वो क्या करेगा, गन्ने को मशीन के अंदर डालेगा, फिर से डालेगा, फिर से डालेगा। कई बार तो ऐसे होता है लास्ट में वो चूरा बन जाता है, वो उस चूरे को भी ऐसे उठा के उसके अंदर डालता है। उसको कहते हैं कि लास्ट टाइम तक ऑप्टिमम यूज, इष्टतम प्रयोग। किसी चीज का वहां तक प्रयोग करना जब चीज खुद उठ के ये कह दे भाई मेरे बस का कुछ और नहीं है, इससे ज्यादा मेरा प्रयोग मत करो, मेरा तो ढांचा भी निकल लिया, अब तो मेरी हड्डियां भी चलेगी। अब तो वो कहते हैं ना आत्मा भी दोबारा से मशीन के अंदर आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुरुआत में हम चीजों का सावधानी से प्रयोग करते हैं, इसी वजह से उत्पादन जब बढ़ता है तो लागत कम आती है। लेकिन वो सिस्टम कब तक चलेगा, फिर उत्पादन को बढ़ाओ, लागत पहले जितनी थी अब भी उतनी, फिर और ज्यादा जब उत्पादन को बढ़ाओगे, अगर वो भूरे से को गन्ने के भूरे को उठा के बार बार मशीन के अंदर डालोगे तो मशीन को ही खराब करेगा, क्योंकि वो इधर उधर फंस जाएगा, है ना, उससे जूस तो निकलेगा नहीं। अब तो वो अगर उसको ऐसे उठाओगे ना तो वो हवा में उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे वो कहेगा ले भाई मैं 2 गिलास और जूस के दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो उससे क्या होगा, वो गन्ने की मशीन खराब हो जाएगी और उसको ठीक करवा के खर्चा और लगेगा, तो लागत ही बढ़ेगी। तो अगर आप उत्पादन को बढ़ाओगे तो आपकी लागत क्या होगी, बढ़ेगी, कम नहीं होती। तो ये बताता है एसी कर्व, और वो कैसा, प्रति इकाई की बात कर रहा है। क्लियर है सब बच्चों को? आई होप कि सब बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा। बच्चों की जो क्वेरीज थी, एक बच्चे की थी जो मैंने साथ के साथ क्लियर कर दी, 2-3 बच्चों की और क्वेरीज थी। लास्ट में जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है तो वो हम साथ के साथ क्लियर करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। अब बनाते हैं एसी के मम्मी पापा। अब एसी यू आकार का है, कभी चंचल है, कभी भोला है, कभी बहुत तेज है, कभी बहुत शरीफ है। तो मम्मी पापा भी तो ऐसे ही होंगे, गुण तो वही आ जाते हैं ना बच्चों में। एक्सेप्शनल केस कोई होता है, अपवाद, जहां पर वो नियम लागू नहीं होता, उसको छोड़ दो। कभी ये ना कहने लग जाना मैडम जी हमारे आसपास वो है, वो अपने माँ बाप से नहीं दिखता, अपने माँ बाप जैसा नहीं लगता, उसके गुण वहां से नहीं मिलते। एक्सेप्शनल केस को छोड़ दो, जो ऐसे केस है जिनमें वो गुण नहीं है, एक अदा ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। अब हमें बनाना है AFC। मैंने स्टार्टिंग में ये एसी शुरू करवाया तो आपको बताया था AFC चाहे AC चाहे ABC सारे के सारे किस आकार के होते हैं, यू आकार के। यू आकार क्या कहता है, शुरुआत में जैसे उत्पादन बढ़ाओगे लागत कम होती जाएगी, फिर स्थिर हो जाएगी, उसके बाद भी अगर आप उत्पादन बढ़ाओगे तो लागत जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। हाँ जी। अब हम बनाते हैं AFC। सेम टेबल का यूज कर सकते हो, अगर आप लर्न कर सकते हो, मत करो, आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे।
इसको समझो फिर टेबल को पढ़ो, 1 सेकंड में टेबल दिमाग से कभी नहीं जाएगी। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, आउटपुट लिया। वाई एक्सिस पर हम क्या बना रहे हैं, AFC। यू आकार के होते हैं, पर हमेशा ही याद रखना है कि जो AFC है वो है पापा, और पापा कैसे होते हैं, हाइपर, मतलब थोड़ी सी बात में फटाक से गुस्सा हो जाते हैं। तो बच्चों को जब कोई काम कहना होता है ना, ऐसी को कोई काम, किसी भी बच्चे को कोई काम कहना हो तो वो किसके पास जाएंगे, पहले मम्मियों को शिकायत लगाते हैं या मम्मियों को पटाने की कोशिश करते हैं। मम्मी मान गई तो पापा अपने आप मान लेंगे। तो यहाँ पर पापा क्या है, हाइपर। क्या है, हाइपर, गुस्सैल, हाइपर बोला, बोला मतलब बोलने वाला, ठीक है। पर कैसा, रेक्टेंगुलर, कैसे है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं। रेक्टेंगल, रेक रोकते हैं, टेंग टोकते हैं, हाइपरबोला तेज स्वभाव के हैं, बोलते ही रहते हैं। इसको इस तरह से याद करना। अब कई बच्चे कहेंगे इसका हिंदी में नाम, बेटा इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इंग्लिश का हाइपरबोला, हाइपरबोला। क्योंकि जैसे आजकल नहीं चल रहा, एक बच्चे का नाम क्या था, स्मिथ था। क्या नाम था, स्मिथ। तो किसी बुजुर्ग ने नाम लिया, कहती रे स्मिथ इधर आ जा, और कहता दादी मैं स्मिथ को नहीं, मैं क्या हूं, स्मिथ। है तो ये थोड़ा इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश टोन आती है, पर है हिंदी में भाई, तो इसको भी लिखेंगे कैसे, स्मिथ। तो दादी कहती तेरे को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने हिंदी में स्मिथ ही कहते हैं, सुमित नहीं है, सुमित तो कोई और है, मैं तो स्मिथ हूं, ठीक है। तो ये भी क्या है, हिंदी में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका नाम यही है। किसी दादी को लेना है ठीक है, ना लेना है तो थोड़ा टेढ़ा बेटा, पर आपको याद कैसे करना है, रेक्टेंगुलर, रोकने वाले, टोकने वाले, हाइपरबोला, हाइपर हो जाते हैं। कौन, AFC। ये कब, ये कौन है, पापा। क्लियर है, किस आकार के हैं, यू आकार के। यू आकार के तो है, पर गुस्सैल है, और वो यू जो है गुस्से में घूम जाता है। तो ये मूल बिंदु की ओर से यू आकार के, एक तो यू आकार होता है सीधा, एक मूल बिंदु कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट ये, इसकी तरफ से यू आकार का होता है। तो इसको यू, एक तरह से अगर इसको याद करना है ना, तो थोड़ा सा ये याद रखना कि ये एल आकार जैसा बन जाएगा, पर होता है ये यू आकार का। ये बन गया AFC। आप थोड़ा सा यू बिंदु की तरफ अगर यहां पर खड़े होके देखोगे तो ये क्या है, ये यू ही है। फिर वही नोक वाला नहीं बनाना, थोड़ा सा गोल बनाना है, यू बनाना है, वी नहीं बनाना। इस चीज को याद रखना है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, इसके ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स लोगे, आप टेबल का यूज करना और फिर इसको बनाना। टेबल आपके सामने पड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही शेप बनेगी। हाँ जी, तो जब आप बनाओगे किसी भी पॉइंट की AFC उठा लो, AFC भी आपको दे रखी होगी, आपको आउटपुट भी दे रखा होगा। किसी भी पॉइंट की AFC उठाओगे और किसी भी पॉइंट का आप आउटपुट उठाओगे। अगर मैं यही बात करती हूँ, मैं इसको उठा रही हूँ, इसकी AFC उठा रही हूँ और उसी पॉइंट की मैं सेम, जैसे टेबल हम बनाते हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं आउटपुट 0 1 2 3, मैंने 3 ही ले लिया। यहाँ पर है AFC मैंने ले लिया, पहले 10 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 2.5 ले लिया, फिर 1 पॉइंट, कुछ भी ले सकते हो, पॉइंट वाला स्किप कर दो। अगर आपको मुश्किल होती है इसको गुणा भाग करने में तो स्किप कर दो। तो किसी भी पॉइंट को, अगर आप किसी भी पॉइंट को गुणा करोगे तो उन पॉइंट्स के ऊपर जो आपका, अब यहाँ पर क्या था, 0 को 10 से गुणा किया, जहां पर आउटपुट आपका 0 था और AFC आपका 10 था, तो आपका गुणनफल कितना आएगा, 10 ही आएगा। यहाँ पर आपका 2 है आउटपुट और यहाँ पर ये F है, तो ये कितना आएगा, ये भी 10 आएगा। तो हर एक पॉइंट के ऊपर, चाहे आप आउटपुट को गुणा करो AFC से, AFC को गुणा करो आउटपुट से, एक ही बात है। तो हर पॉइंट के ऊपर जो गुणनफल है, जो आंसर है, वो एक ही आएगा। टेबल आपको इसी हिसाब से दे रखी है, आप टेबल के साथ डायग्राम बनाना, हर एक पॉइंट को गुणा करके देखना। क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सएप पे, जैसे आज मेरा व्हाट्सएप भर दिया, बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही है। मुझे नहीं पता था बच्चों को इतना इंटरेस्ट है पढ़ने में, मुझे लगा कि मैं एफर्ट्स कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर पाते। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर भी पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, या जो आउटसाइडर हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या MA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उन बच्चों की मेरे पास बहुत क्वेरीज आई हैं।
तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, आपकी क्वेरीज का भी समाधान किया जाएगा। तो ये AFC कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है सभी बच्चों को? यू आकार का बनेगा, यू आकार कहां से होगा, मूल बिंदु की तरफ से, कहीं और से नहीं होगा। क्लियर है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर AFC और आउटपुट का गुणनफल जो है वो बराबर होगा, इतना ही यहां पर होगा, इतना ही यहां पर होगा, इतना ही यहां पर होगा, हर पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? हाँ जी। अब एक छोटा सा और है ABC, वो और बना लेते हैं फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट टाइम वही एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, वाई एक्सिस ले लिया, पर मुझे अब क्या बनाना है, ABC। ABC भी क्या होता है, यू आकार का होता है। यू आकार का होने का मतलब क्या है, शुरुआत में जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे तो आपकी लागत जो है वो कम होती जाएगी, एक पॉइंट के ऊपर आके वो स्थिर हो जाएगी। उसके बाद स्थिर होने के बाद भी अगर आप आउटपुट यानी उत्पादन को बढ़ाओगे तो जो आपकी लागत है वो बढ़ने लग जाएगी। गन्ने वाला एग्जाम्पल याद करते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच। एक बच्चे की क्वेरीज मुझे माइंड में आ रही है, वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। बार बार उसने 3 बार वही मैसेज किया हुआ है। हाँ जी, मध्यवर्ती वस्तु का जिक्र किया था मैडम जी आपने। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है बेटा? वस्तुएं अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। यहां पर मैं 2 बताऊंगी आपको। एक तो होती है पूर्ण वस्तु, या फिर उसको हम बोलते हैं अंतिम वस्तु। दूसरी हमारी होती है मध्यवर्ती। बेटा पूर्ण वस्तु वो है जिसने उत्पादन की सारी सीमा को पार कर लिया, जो जिसने उसको प्रयोग करना है उसके पास पहुंच गई और वो उसको प्रयोग कर रहा है। जैसे ये पेन है, जिस फैक्ट्री में ये बना था वहां पे ये पूरी तरह से बन गया, दुकानदार ने ये मुझे दे दिया और मेरे पास ये पूर्ण रूप से तैयार है प्रयोग करने के लिए। तो ये मेरे लिए क्या है, अंतिम वस्तु। अब मेरे लिए अंतिम वस्तु है तो ये दुकानदार के पास भी ऐसे था, लेकिन दुकानदार इसका प्रयोग नहीं करता। दुकानदार इसको क्या करता है, वो किसी और बंदे को, थर्ड पर्सन को बेचने के लिए लाता है। तो उसके लिए क्या आएगी, मध्यवर्ती वस्तु। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को एज ए कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करता है अपने साधन को या अपने उत्पादन को पूरा करने के लिए, तो चाहे वो वस्तु पूरी बनी हुई है फिर भी वो मध्यवर्ती वस्तु है। टायर बनाने वाली कंपनी के लिए उसने तो टायर बना दिया, वो तो टायर पूरा है, वो तो आधा है ही नहीं, पूरा है। लेकिन कार की जो कंपनी है उसके लिए तो वो मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वो तो जोड़ के पूरी कार बना देगी। लेकिन जो कार है वो अंतिम वस्तु कब है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जब उत्पादन की सीमा को पार कर लेगी और फिर जिसने उसको प्रयोग करना है या जो अंतिम प्रयोग करता है उसके पास वो पहुंच जाती है प्रयोग करने के लिए। दूसरी बात आती है इसमें मूल्य वृद्धि की। मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, मूल्य का बढ़ाना। जो अंतिम वस्तु है वो तो दे दी, अब उसने तो ये पेन मुझे बेच दिया, अब दुकानदार ने मुझे दे दिया 10 रुपए का या 20 रुपए का, जितने का भी था। तो अब ये थोड़ी है मैडम जी मैंने आपको पेन बेच दिया जी, मुझे वापस दो, आपको मैंने 10 का दिया था 20 का ले लो। अब तो नहीं है ना, अब तो मेरे पास आ गया। पर मध्यवर्ती वस्तु तो दुकानदार के पास है, जब तक वो किसी कस्टमर को नहीं बेचता तब तक वो उसका मूल्य बढ़ा सकता है। अगर वो 10 रुपए की है तो वो 20 की बेच सकता है, 20 की है तो 30 की। अगर कोई नहीं खरीदता तो उसकी मर्जी है, वो वैल्यू को कम भी कर सकता है। तो मूल्य वृद्धि सिर्फ मध्यवर्ती वस्तु में संभव होती है, पूर्ण वस्तु या अंतिम वस्तु में नहीं। यहां तक मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और आज थोड़ा लेट आपके लिए वीडियो डली है, पर कोई बात नहीं, बच्चे बड़ा जोर लगा रहे हैं। बेटा शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक वाइक की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम की टेंशन लेनी है कि जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो वो उन बच्चों तक भी पहुंचे जिनको जरूरत है पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किसी तरह उन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो उनको 2 ये क्वेरीज है, एज इट इज आप व्हाट्सएप पे भेजो, जहां मर्जी भेजो। टेक्निकली मैं भी इतनी स्ट्रांग नहीं हूं, मुझे भी नहीं पता टेक्निकल जो क्वेश्चंस है कि कहाँ से ये चीज करनी है, कहाँ से वो चीज, वो नहीं। इससे संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित किसी भी सब्जेक्ट, पंजाबी को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जहां तक मेरी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगी। आपकी हर क्वेरीज का समाधान किया जाएगा, बकायदा आपके सामने किया जाएगा। कोई क्वेश्चंस को आप कई बार भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश मेरी यही रहती है कि वर्ड टू वर्ड मैं हर चीज यहीं पर क्लियर करूं। फिर भी कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से करेंगे इस लेसन को। पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। होप सो कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।